अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल? ज़ाहिर है यस्टरडे वाज अ वेरी टफ डे फॉर ऑल ऑफ अस, लेकिन हमने बहुत बुरे हालात देखे हुए हैं, उनसे नबर्द आजमा हम हुए हैं और उन मुश्किलात से, उन मुश्किल कठिन हालात से बाहर निकले हैं, सुरखरू हुए हैं। इसलिए अगर इस बार भी दुश्मन ये समझ रहा है कि वो हमें गिरा देगा, हमें डरा देगा, हमें धमका देगा या हम इस बोझ तले दब जाएंगे, तो बिल्कुल ही गलतफहमी है, आपकी बड़ी गलतफहमी होगी। आपको बताएं और आपको पता ही है, और कोई बात कल एक्चुअली हुई भी नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की जानिब से धमकियों के बाद खदशात तो थे ऑफ कोर्स कि दहशतगर्द पाकिस्तान के शहरी इलाकों का रुख कर सकते हैं, और इंतहाई तशवीश की बात यह है कि ऐसा होने लगा है और ऐसा हुआ। कल जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना से लेकर इस्लामाबाद तक दहशतगर्द हमले कर रहे हैं। वाना कैडेट कॉलेज में दहशतगर्द जो थे, आपको पता है कि वो घुसे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो चल रहा था कि उसी दौरान खुदकुश बमबार ने कल इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाका कर दिया। धमाके में शहीद अफराद की तादाद 12 हो चुकी है। वैसे दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। 30 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल ख्वारिज के खुदकुश हमलावर ने किया। धमाके से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर मिल गया है धमाके की जगह से। उधर वाना कैडेट कॉलेज पर हमलावर तमाम ख्वारिज हलाक कर दिए गए हैं। एक खुदकुश के अलावा 4 ख्वारिज को कामयाब ऑपरेशन में जहन्नुम रसीद करके इनके नापाक इरादे खाक में मिला दिए गए हैं। वहाँ तो आप सोचिए क्या मैसेकर करने का इनका इरादा था, क्या मेहम होता, मतलब क्या आफत आती, क्या क़यामत सुगरा इनका मचाने का प्लान था, लेकिन इनके इरादों को, इनकी प्लानिंग को खाक में मिलाया गया। कभी कभार आप ये भी एक सवाल होता है ना, वाई स्कूल्स, वाई कॉलेजेस? दिस वाज अ कैडेट कॉलेज, लेकिन बच्चे ही थे ना अंदर, थे तो यंग लोग। मेरा ख्याल है वाई स्कूल से तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि पहली दफा तो इन्होंने स्कूलों को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की है दहशतों ने। एपीएस वाक़े से लेकर दर्जनों ऐसे वाक़यात हैं जहां ये स्कूलों में घुसने की कोशिश करते रहे हैं। स्कूलों को, अगर बच्चों को शहीद करने के इनके इरादे नहीं थे तो स्कूलों की इमारतों को इन्होंने तबाह किए, तो बेसिक ताकि एटलीस्ट ये पूरा निज़ाम तो खत्म हो। जो इंसानियत है, जो निज़ाम तालीम है, ये उसके भी खिलाफ है। लेकिन तमाम स्टूडेंट्स इस सारे किस्से में असातिज़ा और स्टाफ को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल इस्लामाबाद में धमाके की जगह का दौरा किया और उनका कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और अब हर सूरत इन दहशतगर्दों का बंदोबस्त किया जाएगा। हमने पहले कई दफ़ा अफगानिस्तान को फॉरेन मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, मैं, हम सब गए हैं और हम सब ने जाके उनको एविडेंसेस दी हैं, उनको डिटेल्स में चीज़ें दी हैं कि अफ़गानिस्तान में किस तरह वो लोग वहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे आके अटैक करते हैं। वो सब की सब चीज़ें मौजूद हैं और इसमें हम बिल्कुल क्लियर हैं कि अफ़गानिस्तान को इस सिलसिले में हर सूरत उनको रोकना पड़ेगा। ना रोकने की सूरत में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम उन दहशतगर्दों का बंदोबस्त करें जो हमारे मुल्क पे अटैक कर रहे हैं। अच्छा जी, आपको बताएं कि इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाके की सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आ गई है, एंड यू कैन सी इट ऑन आवर स्क्रीन्स। खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। जुमे के रोज़ इस्लामाबाद आया, पीर वदाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। खुदकुश हमला आवर जो है उसने चादर ओढ़ रखी थी, ऑब्वियसली अपने आप को तो छुपाना ही था। अच्छा, इब्तिदाई तहकीक भी अब हो गई है और बहुत सी तफसीलात सामने आ रही हैं। IG इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद, बॉल बेरिंग्स, आपको पता ही है। वी हैव ग्रोन अप watching this and seeing this around us sadly, और इंशाल्लाह हम इस मरतबा दोबारा ये सिलसिला फैलने नहीं देंगे। इरादा भी यही है, दुआ भी यही है सबकी, और पूरी कौम जो है ना, इसने मुश्किल हालात जब एक दफ़ा देख के उससे गुजर गए हो ना, तो अगली दफ़ा का हौसला कुछ और ही होता है। that's true. अच्छा, अभी तक जो शवाहिद बाय द वे इकट्ठे किए गए हैं उसके मुताबिक हमलावर जो था वो एक ही था, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक इस्लामाबाद हमले से हमें पैगाम दिया गया है कि आपके तमाम इलाके हमारी जद में हैं, और अंदाज़ा ऑब्वियसली था कि हम पर प्रेशर डालने के लिए इस किस्म की कोई हरकत की जा सकती है और हो गई। पाकिस्तान दहशतगर्दों को जवाब देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताड़र का कहना है कि पाकिस्तान में होने वाले हमले अफगान तालिबान रजीम और भारत के गठजोड़ के बगैर मुमकिन ही नहीं। सुने, तमाम हमले अफगान तालिबान रजीम की सरजमीन के बगैर, उनकी सपोर्ट के बगैर, उनकी सहूलतकारी के बगैर ये मुमकिन नहीं है।
और ये अब बहुत अरसे से ना सिर्फ उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती आई है, बल्कि जितने दहशतगर्द या उनके जो हैंडलर हैं वो पकड़े जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई अफगान शहरी बीच में शामिल होता है। और इसकी बड़ी नाकाबिले तरदीद सबूत जो हैं वो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास मौजूद हैं। और ये जो इस्लामाबाद में हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है कि कचहरी के बाहर एक जो खुदकश बमबार था उसने अपने आप को ब्लो अप किया। तो ये इसके ताने बाने तो बड़ी वजाहत के साथ मिलते हैं भारत से। और भारत के अंदर आपको पता है कि एक ये सोच मौजूद है जो ना सिर्फ अफगान तालिबान को सपोर्ट करती है बल्कि टीटीपी के हिमायती भी बहुत सारे, वो एक अफगान और भारत का नेक्सस है। तुर्किया में होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफ़ा समेत दीगर आला हुक्काम पर मुश्तमिल वफ़द भी पाकिस्तान पहुँच गया है। सालसी हमारे मौक़िफ़ को मानते हैं, जानते हैं और इसको समझते भी हैं, और फिर भी वो एक कोशिश कर रहे हैं कि मामलात किसी तरह हल हो जाए। और पाकिस्तान की भी, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, पाकिस्तान की भी हत्तुल इम्कान ये कोशिश है कि हम किसी के साथ भी जंग में, लड़ाई में इन्वॉल्व ना हो, चाहे वो हिंदुस्तान का मामला हो, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो। आप अपने मुल्क में सही से रहें, हम अपने मुल्क में सही से रहेंगे, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से हमने अपनी मईशत को संभाला है और जाहिर है वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन टू टेक केयर ऑफ। और वज़ीर दिफा भी हमारे कल रात में यही कह रहे थे शहजादा के प्रोग्राम में थे कि इट डज नॉट मेक सेंस ना कि हम कहीं भी चाहेंगे कि हम लड़ें, लेकिन अगर हम पे कोई जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो फिर तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहल जो है वो कभी भी हमारी सरजमीन से कहीं नहीं हुई। पूरे खित्ते को अगर देख लें, ये हम पे वार किए जाते हैं और प्रॉक्सीज भी यूज़ होती हैं। वी ऑल नो द ड्रिल एज वेल। और ये आप डायलॉग की बात करें, अफगानिस्तान पाकिस्तान की 3 राउंड्स हो चुके हैं। मतलब अगर 3 राउंड्स में भी वो नहीं माने तो आगे अब क्या उनको अब क्या सुने और क्या बात करें। अच्छा, मरियम नवाज है हमारी डील करना ही पड़ेगा। मरियम नवाज हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही है। सईदुल्लाह मरवत हमें वाना से अपडेट करेंगे, वहाँ पे क्या सूरत हाल है रेस्क्यू की कार्रवाइयों के बाद। मरियम, पहले हमें बताइएगा, एक तो जख्मियों की हालत बताइएगा, हाँ। कितने क्रिटिकल हैं, कितने जख्मियों को मरहम पट्टी के बाद घर भेज दिया गया। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या, जितने हुकाम शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, क्या हकाइक सामने आ सके? जी देखिए उमा अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो गुज़िश्ता रोज़ धमाका हुआ, खुदकुश धमाका 12:35 पर इस्लामाबाद कचहरी के गेट पर, उसके नतीजे में 12 अफराद तो शहीद हो गए, लेकिन 36 जख्मी थे जिनको पेमद अस्पताल ले जाया गया। 18 थे उनमें से जिनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद और जो उनकी मरहम पट्टी थी उसके बाद उनको डिस्चार्ज किया गया। उनमें से जो दीगर जख्मी हैं वो अभी अस्पताल ही में हैं। 4 जो है उनकी हालत काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। और तर्जुमान पिम्स के मुताबिक जो शहीद होने वाले हैं उनमें से 7 के पोस्टमार्टम मुकम्मल कर दिए गए हैं। 10 की नाशें जो है वो वर्सा के हवाले की गई हैं। 2 की शनाख्त का अमल अभी जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। 2 ऐसे शोधा है जो अस्पताल में ही मौजूद है, उनकी अब तक शनाख्त नहीं हो सकी है। दीगर जो यहाँ पर सूरत हाल है, गुज़िश्ता रोज़ से ही यहाँ पर फोरेंसिक टीम्स मुसलसल आ रही हैं। अभी भी जो है वो गुज़िश्ता रोज़ इस एरिया को बिल्कुल करीब से कार्डन ऑफ किया गया था। आज बाकायदा 3 जो है वो सिक्योरिटी की लेयर्स रखकर इस पूरी कचहरी को चारों अतराफ से बंद किया गया है। किसी भी साइल को, किसी भी अमले को कचहरी के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। गाहे बगाहे तमाम जो बम डिस्पोजल स्क्वाड से लेकर जो फोरेंसिक्स की टीम्स हैं, नादरा है, वो सब यहाँ पर आए, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जहाँ पर जो हमला आवर था बताया ये जा रहा है कि उसका सर, उसके बाजू और जिस्म के दीगर आज़ा जो है वो उनको इकट्ठा किया गया, उनको फोरेंसिक्स के लिए भेजा गया। शनाख्त का अमल जो है वो नादरा के जरिए भी किया गया, क्योंकि अगर कोई उंगलियाँ वगैरह सलामत हो तो बायोमेट्रिक से या फेस रिकग्निशन से जो है वो नादरा शनाख्त कर सकता है। और उसके अलावा अभी भी जो है वो फोरेंसिक्स की टीम जो है वो यहाँ पर आ रही है। तो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक एक शख्स था, पीरवदाई अड्डा है इस्लामाबाद का, वहाँ से वो जो है वो यहाँ पर मोटरसाइकिल से पहुँचा। मोटरसाइकिल से उतरने के बाद उसने पैदल जो है वो गेट तक का सफ़र किया। वो एंटर होना चाहता था अंदर, वो ऐसे वक्त पर आया जिस वक्त बाहर कम रश था, और उसकी कोशिश थी कि वो कचहरी में स्मूथली एंटर हो जाए, क्योंकि अंदर रोज़ाना 2 से 3 हज़ार लोग जो है वो आते जाते हैं। इतनी बड़ी अदालत है, साइलिन है, मेन इस्लामाबाद की एक ही कचहरी है। तो यहाँ पर उसकी कोशिश थी कि वो अंदर दाखिल हो, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सका, जिस वजह से जानी नुकसान कम तो हुआ, लेकिन इस अफसोसनाक वाक़े में जिनकी जानें गई उनके अलावा जो है वो ज़ख्मी भी मौजूद है। यहाँ पर जो आई विटनेसेस हैं उनके मुताबिक जो गाड़ी थी पीछे उसको भी आग लगी। तो अब जो इब्तदाई मालूमात हैं, इब्तदाई तहकीकात हैं, उसके मुताबिक एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर जो है वो शुबा जाहिर किया जा रहा है और दोनों की तहकीकात हो रही है। वफाकी हुकूमत का ये कहना है या वज़ारत दाखिला का ये कहना है कि वो एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो इस पर पेश करेंगे कि कैसे जो हमला आवर है वो इतनी सेंसिटिव जगह पर पहुंचा और कैसे उसको जो है वो इस्लामाबाद आने तक की रसाई हासिल हुई।
जी मरियम, क्योंकि हमला आवर में हम ये भी जानना चाहते हैं, जहां गाड़ियों का, मोटरसाइकिल का भी जिक्र हो रहा है, तो क्या इसने सुसाइड जैकेट पहनी हुई थी या फिर गाड़ियां जो थी उनमें मवाद था सारा ये एक्सप्लोसिव्स? देखिए हुमा, दो चीज़ें अभी तक इब्तदाई तहकीकात से सामने आई हैं। एक तो ये कि हमला आवर जो था वो एंटर होने की कोशिश कर रहा था, उसने बिल्कुल जो पुलिस वैन आप सीसीटीवी में देख सकते हैं उसके सामने खुद को जो है वो बम से उड़ाया। तो इससे बिल्कुल जाहिर है कि जाहिर बात है एक्सप्लोजिव्स उसने पहन रखे थे जैकेट की सूरत। सेकेंडली सीसीटीवी में ही हम देख सकते हैं कि पीछे जो गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो सामने आई, एक गाड़ी है जो बुरी तरीके से जल के खाकस्तर हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ हमें साइड पर भी जब ले जाया गया तो वो गाड़ी काफ़ी दूर है, पुलिस की गाड़ी जिसके करीब धमाका हुआ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन गाड़ी जो है वो जल गई थी। तो उससे ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि शायद गाड़ी के अंदर भी कोई बारूदी मवाद था या गाड़ी ने आग पकड़ी कि वो इस तरह से जल गई, क्योंकि जो बिल्कुल करीब गाड़ियां और बाइक्स थी उनको मामूली नुकसान पहुंचा। लेकिन तो मरियम, क्या वो आइडेंटिफाई किया कि वो गाड़ी किसकी थी, कब से खड़ी थी? हुमा, वो आइडेंटिफाई इसलिए नहीं हो सका कि वो गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी है, उसकी नंबर प्लेट एग्जिस्ट नहीं करी, गाड़ी को मुकम्मल आग लगी थी। उससे सारे शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। अभी जब तक फोरेंसिक्स ये साबित नहीं करते कि उस गाड़ी पे क्या कोई सलामत था जिससे आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके अंदर कोई था या नहीं, ये चीज़ अभी तक गुज़िश्ता रोज़ की सीसीटीवी फुटेज आने के बाद अगर वो गाड़ी कहीं से ट्रैवल करके आ रही है तो इस्लामाबाद इज कवर्ड बाय सीसीटीवी कैमरास। ऑफ कोर्स वो ट्रेस तो हो ही जाएगा, सून ट्रैक के वेयर द कार केम फ्रॉम। सो उस पे हम जाहिर है आपसे पूछते रहेंगे। हमारे साथ मरियम आप रहिएगा मौजूद, सईदुल्लाह मरवत भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है हवाना में कैडेट कॉलेज में जो दहशतगर्दों ने हमला करने की कोशिश की और नाकाम हुए, उसकी हम अपडेट लेते हैं। बताइएगा सईदुल्लाह मरवत, अभी क्या एग्जैक्ट स्टेटस है? अब्दुल्ला, ये अब परसों शाम का ये वाकया है। गुज़श्ता रोज तकरीबन 4 से 4:30 बजे के बीच ये ऑपरेशन क्लीन अप मुकम्मल कर लिया गया था। ताहम डीप सर्च के लिए ये कुछ और टाइम दिया गया था कि क्योंकि ये तादाद एग्जैक्टली इब्तदाई तौर पर 3 अंदर दाखिल होने की थी और तीसरे की तलाश की जा रही थी। तो बहरहाल ये कि हम ये अब कह सकते हैं कि 5 दहशतगर्द थे, जिनमें से 2 से 3 इब्तदाई तौर पर हलाक कर दिए गए थे और फिर बाद में जब उनको कॉर्डन किया गया किसी एक खास बिल्डिंग में, वहां पर उनको फिर हलाक कर दिया गया। और इन 5 का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है, खवारिज थे और ये ऑपरेशन जो है खासा सेंसिटिव था हर लिहाज से और इस लिहाज से बहुत कामयाब कि हमने इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया। ये फोर्सेस का बहुत बड़ा कमाल था और बहुत हसासियत से इसे मुकम्मल किया गया। बेशक ऐसा ही है। सईदुल्लाह मरवत, ये भी बताइएगा कि कोई कनेक्शन अब तक इस्टेब्लिश हो चुका है कि वाना में क्या हुआ, कैडेट कॉलेज पे हमला और फिर इस्लामाबाद में क्या हुआ, या फिर अभी इट्स टू अर्ली? अभी इसमें तो तहकीकात होनी है। ताहम ये 2 चीज़ें तो हम कंफर्म इस तरह से कर सकते हैं कि जो इनके जो रवाबित थे, आखिरी जो आवाज़ें जो ये वीडियोस खुद जारी भी कर रहे थे, उनमें ये इनसे वाज़ेह तौर पर पता चल सकता था कि ये खवारिज हैं और ये अफगानिस्तान से इनको हिदायत या ताने बाने के वहीं से बताए जा रहे थे। इन्होंने जो वाना कैडेट कॉलेज है, ये वाक़या है वाना शोलाम रोड पर और इन्होंने किसी रास्ते का, मेन रास्ते का या रोड का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये ऑफ रोड कच्चे के रास्ते से ये यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने ये ऑपरेशन किया। अच्छा, अभी कैडेट कॉलेज को तमाम स्वीप कर दिया गया है, क्लियर कर दिया गया है। अभी जाहिर है बच्चों को तो कल ही रेस्क्यू किया गया और शायद प्रॉब्ली दे वुड टेक अ ब्रेक एंड गो होम। क्या नंबर था स्टूडेंट्स का, ये बताइएगा सईदुल्लाह मरवत के उस वक्त कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स थे? और कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह का क्या कहना है? व्हेन वुड थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल? हमें इत्तलात हैं 600 से 25-30 ये जो टोटल स्टाफ वहाँ पे मौजूद था, जिनमें 525 के करीब कैडेट बताए जा रहे हैं। बाकी जो मुलाजमीन थे और असातिज़ा थे ये वहाँ पे मौजूद थे। और अगर माजी के नाखुशगवार वाक़यात को देखा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि खुदा न खास्ता ये बहुत बड़ा वाक़या हो सकता था, मगर ये कि बहुत सेंसिटिवली इसको मुकम्मल किया गया है। बड़ी कामयाबी से इसको हैंडल किया गया। राइट मरियम, आपके पास वापस आ रहे हैं, ज़रा शहर के हालात के हवाले से भी बताइएगा कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या कोई इमरजेंसी नाफिज है, कुछ जगहों को कॉर्डन ऑफ किया है, अदालती कार्रवाई क्या चलेगी अब इस पे, क्या स्नैप चेकिंग वगैरह बढ़ाई गई है? ये डिटेल्स दीजिए।
जी देखिए, गुज़िश्ता रात ही ये जो है वो सामने आ गया था पुलिस की जानिब से। पुलिस ज़रा ये दावा कर रहे थे कि अब इस्लामाबाद में एंट्री पॉइंट्स पर सख्ती मज़ीद कर दी जाएगी। इस्लामाबाद में वैसे भी मामूल में भी एंट्री पॉइंट्स पर बाकायदा चेकिंग की जाती है, तो अब वो जो सिक्योरिटी है उसको मज़ीद सख्त कर दिया गया, ख़ासतौर पर रेड जोन के अतराफ़ में जहाँ पर तमाम हसास इमारतें हैं। और ये जहाँ पर जो जाए वक़ुआ है, जहाँ धमाका हुआ, यहाँ पर भी जो पूरी ये रोड है इस पर सेंसिटिव ही जो है वो तमाम इमारतें हैं। साथ GC ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है, IG ऑफिस है, इंतज़ाई दहशतगर्दी अदालत बिल्कुल जो है वो इस रोड के एंड पर है, तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बिल्कुल नाका लगता है इस रोड की एंट्री पर, वहाँ पर भी सिक्योरिटी के सख्त मोटरसाइकिल पर बैठ कर आया हमलावर और यहाँ तक पहुँचा, इसका रूट आइडेंटिफाई हो गया है और वो जो गाड़ी थी, ये सारी तफसील अब क्या आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सपेक्टेड है? वज़ीर दाखिला बताएंगे, IG इस्लामाबाद बताएंगे, कुछ बताया गया है कि मज़ीद तफसील कब तक शेयर की जाएगी? अब्दुल्ला, गुज़िश्ता रोज़ से अब तक मुसलसल जो है वो अपडेट्स आ रही है, लेकिन बाकायदा कोई हतमी रिपोर्ट जो है वो अभी आज जो है वो शाम तक हम देख सकते हैं कि शायद कोई गुफ्तगू की जाए या बताई जाए। गुज़िश्ता रोज़ तो ये इब्तदाई तौर पर ही सामने आ गई थी, क्योंकि इस्लामाबाद में हर जगह सेफ सिटी कैमरास मौजूद हैं, तो उसके आइडेंटिफिकेशन से ये पता चल सका था कि पीर वधाई से ट्रेवल करता हुआ एक शख्स जो है वो यहाँ पर आया। लेकिन चूंकि ये जो रोड है, ये जो कचहरी है, इसमें दिन में मैंने आपको पहले भी बताया कि 2-3 हज़ार लोग आते हैं, आम साइलिन आते हैं, कोई हर किस्म के हर कमाश के लोग आते हैं, तो उस वजह से जो है वो इस जगह तक पहुंचा। लेकिन जाहिर बात है कि एंट्री से पहले बाकायदा जो है वो बॉडी चेकिंग भी होती है, तो जब एहसास हुआ उसको कि अब नहीं आगे बढ़ पाएगा मामला, तो वहीं पर जो है वो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। तो अब ये चीज़ तो आइडेंटिफाई हो चुकी है कि वो पीर वधाई जो कि आइटन से रूट बनता है, इस्लामाबाद से जो वाकिफ़ है वो समझ सकेंगे कि वहाँ से वो होता हुआ ये जो G11 नाका है यहाँ से गुजर के यहाँ तक आया। लेकिन चूंकि वो बहुत बिजी आवर होता है जिसमें ये धमाका हुआ, तो उस वक्त जो है वो स्मूथली वहाँ से गुजर के यहाँ तक आ गया। चादर पहनी हुई थी, जाहिर है कि नहीं नजर आ सका। सिक्योरिटी मजीद अब सख्त की जा रही है, हर एक को चेक किया जाएगा। इस्लामाबाद में काफ़ी अरसे से इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ था, जिस वजह से शायद कोई ये इमेजिन भी नहीं कर रहा था कि इस लेवल की जो है वो है। जाहिर है वो तो हमें नजर हबीबा इन इस्लामाबाद ओवर द वीकेंड, सो हम भी रुके थे, भी विटनेस इट आवरसेल्व्स के जाहिर है वो चेकिंग वगैरह तो उस वक्त भी जारी थी। बहुत एयर टाइट सिक्योरिटी है। बहुत शुक्रिया मरियम नवाज और सैयदुल्लाह मरवत। सो दिस इज हैपनिंग इस्लामाबाद से वाना तक। आपको पता ही है कि पाकिस्तान अंडर अटैक है और अब इसमें कोई शक नहीं रह गया कि अफगानिस्तान और भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज पाकिस्तान को खुला चैलेंज दे रहे हैं और कैडेट कॉलेज पर हमला बता रहा है कि दहशतगर्द एक बार फिर APS की तर्ज पर दहशतगर्दी करना चाह रहे हैं, जिसमें अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि कैडेट कॉलेज पे तो यही प्लान था, यही बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन उन्हें बड़े जबरदस्त तरीके से हैंडल किया गया, जहन्नुम वासिल किया गया। वक्त आ गया है कि सियासी, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमने पहले दहशतगर्दी को क्यों शिकस्त दी थी? APS वाक़े के बाद ही हमने फैसला कुन कार्रवाई की थी ना, और उसके बाद अमन हुआ और सारा कुछ हमने देखा। हमने इसलिए शिकस्त दी थी क्योंकि पूरी कौम एक सफ़े पे थी, पूरी कौम एक सफ़े पे थी। हमने इनसे बराह रास्त बिलवास्ता बिलावास्ता सैकड़ों दफ़ा, 9 दर्जनों दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा दहशतगर्दों से बातचीत मुज़ाकरात करके देख लिए। ये हमेशा मुज़ाकरात को टाइम गेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दोबारा सफारा होते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्योंकि इनका जो एजेंडा है, जो इनका एक जहन है कि ये जो TTP पर्टिकुलरली BLA का अपना है, TTP का अपना है ना, कि वो जिस तरह का निज़ाम अफगानिस्तान में है, जिसको वो अपने तय शरीयत का निज़ाम कहते हैं, वो कहते हैं जी हम यहाँ भी नाफिज करना चाहते हैं बंदूक के जोर पे। ये भी याद रहे जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं ना, तो उसको भी डिफरेंट रिजीम्स जो है वो कंट्रोल कर रही है, कोई हिस्सा किसी और का है। इसीलिए जब बातचीत भी की जाती है, अभी 3 राउंड जो हमारे दोहा और टर्की में हुए हैं, बात आगे नहीं बढ़ी। कौन मानेगा? आप बात जब कर रहे हैं तो आप बात किससे कर रहे हैं? हु इज कंट्रोलिंग? तो ये भी बहुत बड़ा मसला है और वो हमें भी शायद इसी तरह बनाने का एक बिल्कुल ही हमें यहाँ पे अब किसी की समझ में आ जाए तो आ जाए, और होपफुली, और हम यही देखते हैं कि हमारा जो सियासी इख्तिलाफ है, पर्टिकुलरली PTI वर्सेस द रेस्ट ऑफ द सियासी जमातें, यही सियासी इख्तिलाफ है ना। इसमें क्या अब हम ढका छुपा के क्या बात करें? सो यही इख्तिलाफ है, और यही इख्तिलाफ जो है वो इन इशूज पे भी नजर आता है, जिसकी वजह से एक आवाज बनकर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ओनली वे टू गो अबाउट इट। अच्छा, दूसरी बात, उधर नई दिल्ली में आपको पता है कि वहां भी तो धमाका हुआ था, उस पर भारतीय मीडिया पर झूठ और पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात की भरमार है। ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड, मोदी हुकूमत अपने सियासी फायदे के लिए गोदी मीडिया को भरपूर इस्तेमाल कर रही है, और खुद भारत के अंदर से भी ऐसी आवाजें आ रही हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। जरा सुने।
वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ बात करते हुए साफ कहा था कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी हमारे यहाँ करा रहा है। ख़ाजा आसिफ का कहना था कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था एग्जैक्टली, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। ये शाहज़ेब एक इंडिकेशन है कि वो हमें ये बता रहे हैं कि जी हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स कि जी तालिबान जो हैं वो मुखलिस हैं और वो हम चाहते हैं और वो बातचीत चाहते हैं। दोनों वाक़यात जो हैं प्रील्यूड है। एग्रेशन जो है हिंदुस्तान की हो गई है अफगानिस्तान के रास्ते जो है हमारे मुल्क में तुर्क हैं या कतरी हैं या ईरानी हैं, वो कुछ जमानत देंगे इन लोगों की तो उनकी जमानत सर आंखों के ऊपर, वी हैव टू बेंड बैकवर्ड्स। तो वो भी हम अगर जमानत हो अमन की तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ज़बानी कलामी तो अफगानिस्तान के अंदर उन पर कोई एतबार नहीं करता काबुल वालों पे, तो हम किस तरह जो बॉर्डर के पार वाले किस तरह एतबार कर। There you go. चलें इस पर ज़रा मज़ीद बात करते हैं बिकॉज दिस कुड बी द स्टार्ट ऑफ समथिंग बिग। अरशद अजीज़ मलिक हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मलिक साहब, इस्लामाबाद से वाना तक इस बार भी दहशतगर्दों के जो बड़े हमले हो रहे हैं उनका कनेक्शन अफगानिस्तान जाकर मिल रहा है, जो कि पहले भी हो चुका है। क्या कलअदम TTP ने एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी है? दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर, यही इशारे हैं? जी बिल्कुल, मुझे तो इसमें कोई शक नहीं है कि TTP ने एक बड़ी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और इस मर्तबा उनको अफ़गान जो रजीम है उसकी मुकम्मल हमायत हासिल है। अगर आप याद करें कुछ दिन पहले ये कहा गया था अफ़गानिस्तान की जानिब से कि अगर जंग शुरू हुई तो हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। आज हमने देखा कि इस्लामाबाद को टारगेट किया गया और वाना में जो है वो बच्चों को टारगेट किया गया। ये APS का 2014 को जो वाक़या था बिल्कुल सेम प्लानिंग हुई थी, उसी तरह की प्लानिंग हुई थी ताकि यहाँ पे जो 650 के करीब बच्चे थे उनको निशाना बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि जो जंग जारी थी अब उसमें तेज़ी आ गई है, क्योंकि समझ हमें यही आ रही है कि इस वक्त अफ़गान हुकूमत पहले जब इनको इनकी हमायत करती थी या इनके साथ ताउन करती थी तो वो फिर भी कुछ छुप के होता था और वो लोग इसको ऑन नहीं करते थे। लेकिन महसूस ये हो रहा है कि अब तहरीक तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की बजाय उनको मज़ीद उनके साथ ताउन किया जा रहा है, उनकी मदद की जा रही है ताकि वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करें। तो मेरे ख़्याल में कि ये जो दोहरा मयार है अफ़गान रजीम का ये सब के सामने आ गया है। और खैबर पख्तूनख्वा में हालात पहले भी ख़राब थे, अब मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। और ये जो बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है कैडेट कॉलेज पे जहाँ बच्चे थे, तो मेरे ख़्याल में कि आने वाले दिन जो हैं यही बता रहे हैं कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे। इसके हवाले से यकीनन पाकिस्तान को भी जवाबी जो हम हक़ महफूज रखते हैं कि कार्रवाई का। अच्छा अर्शद साहब, जो हालात हमारे सामने हैं इस्लामाबाद से वाना तक, लगता यही है कि हम अंडर अटैक हैं। अब इस वक्त जिस कौमी इत्तेहाद की हमें ज़रूरत है, जिस यकसुई की, जिस हम आवाज़ होने की, वो नहीं है। इख्तलाफात क्या हम एक तरफ रख सकते हैं? क्या पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा की सियासी क़यादत को, वहाँ की हुकूमत को इस चीज़ का इदराक होगा कि अब हम सब मिलकर इन हमला आवरों का जवाब दें? बिल्कुल, ये तो बड़ी ज़रूरी है कि वफाक और सूबे के दरमियान अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो और सियासी सपोर्ट के बग़ैर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कम से कम ये दहशतगर्दी रोकना मुमकिन नहीं है। यहाँ पे एक तज़ाद है कि वफाक चाहता है कि जो टारगेटेड बेस कार्रवाइयाँ हैं जारी रहें, सूबा चाहता है कि मुज़ाकरात करे। हालांकि हमने देखा कि सूबे के अंदर जो 7 बड़े मुआहदे हुए थे वो तमाम के तमाम नाकाम हुए। चंद हफ्तों तक वो मुआहदे रहे। हमने 2004 में मुआहदा किया, 2005 में मुआहदा किया, 2006 में मुआहदा किया। तमाम के तमाम मुआहदे जो थे वो मुकम्मल तौर पर फ़ेल हो गए। बहरहाल मुज़ाकरात की बात की जाती है तो मुज़ाकरात तो अगर हम देखें बाजोड़ के अंदर 7 राउंड हुए मुज़ाकरात के, फिर तिरा के अंदर दो राउंड हुए, लेकिन इन मुज़ाकरात में कोई कामयाबी नहीं हुई। तहरीक तालिबान का एजेंडा बड़ा क्लियर है। वो चाहते हैं कि ये जो मर्ज फाटा है ये उनके हवाले किया जाए, यहाँ पे हम उनका अपना इस्लामी निज़ाम हो, यहाँ में ना फ़ौज हो और उन्हें कोई पूछे ना। ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को और दीगर जमातों को इकट्ठे एक पेज पे होना चाहिए। मैं सिर्फ इस बात करूँगा कि देखिए नेशनल एक्शन प्लान बनता था 2014 में APS के बाद, उसके ऊपर तमाम सियासी जमातों के दस्तखत मौजूद हैं कि
14 में जब आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया उसके अंदर ये था कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के भी दस्तखत मौजूद हैं, तो फिर उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि अगर तमाम सियासी जमातें और हुकूमतें जो हैं एक पेज पे आ जाएं तो तभी इस दहशतगर्दी का मुकाबला हो सकता है। ऐसा ही दोबारा प्लान हमें चाहिए। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। लेकिन मुल्क की सलामती, कौमी सलामती से बढ़कर क्या ही चीज हो सकती है? नहीं, और पहले हो चुका है ना, वी हैव एन एग्जांपल ऑफ इट एज वेल एंड वी नीड टू डू दैट अगेन पेज। तो फिर उसका नतीजा भी हमने देखा था कि हमने इन दहशतगर्द कुव्वतों को शिकस्त दी थी। अच्छा, एक हम ये भी सोच रहे थे कि इतनी दहशतगर्दी की हम बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद का कल हमने जिक्र किया, और साथ ही ये इंटरनेशनल मैचेस भी पिंडी में चल रहे हैं। सो इट इज आई मीन एकदम से जब मेहमान आए हो तो थोड़ा सा एक खौफ आ जाता है, पर्टिकुलरली श्रीलंका की टीम हो तो जाहिर है। लेकिन मैच ऑफ कोर्स चलता रहा और हम जीत भी गए। क्या मैच पड़ गया था एंड में। वैसे मुझे बड़ा ने फिर जो वजीर दाखिला भी उन्होंने जाके सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया था, एंड द स्टेडियम वाज आल्सो प्रीटी फुल। सो अच्छे खासे लोग वहाँ भी मौजूद थे, लोग भी आए हुए थे, और मैच फिर हम जीत भी गए तो वो जरा अच्छी बात होगी। टिल द एंड अब्दुल्ला लग नहीं रहा था, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम ये जीत पाएंगे कि नहीं। सलमान अली आगा की सेंचुरी, बड़े अरसे बाद पाकिस्तानी किसी बल्लेबाज की तरफ से सेंचुरी देखने का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई। फिर बाबर आजम ने एक शानदार कैच लिया, उड़ के, वी हैव टू शो दैट टू यू। वो लिटरली वो उड़ ही रहे थे कि जिस पे उन्होंने कैच किया। Beautiful. अच्छा, बाबर आजम की आई डू वांट टू पॉइंट इट आउट हियर बिकॉज पिछले कुछ हमने ओडीआईज में भी देखा है कि जो क्राउड है ना, जो स्टेडियम में स्पेक्टेटर्स आ रहे होते हैं, they love him. मतलब बाबर की आवाज आ रही होती है, whether he gets to play or not is another story. तो सॉरी 6 हम रन से जीते हैं और आखिरी ओवर में मैच का फैसला हुआ। इसी पे बात कर लेते हैं। राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और अब्दुल माजिद साहब भी मौजूद हैं। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। राशिद भाई, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट यस्टरडेज परफॉर्मेंस? जाहिर है हमने एक अच्छा टारगेट सेट किया और उसके बाद हम उसे डिफेंड करने में भी कामयाब रहे। वैसे 25 ओवर तक तो हमने 100 ही बनाए हुए थे राशिद भाई, आवाज नहीं आ रही। हमने 16 ओवर में 50 रन किए थे और 16 ओवर में 100 रन कर लिए। 50 रन का डिफरेंस था। बहुत अच्छी बॉलिंग की श्रीलंका ने, दोनों टक्कर की टीम लगी। साउथ अफ्रीका से शायद हमारा इतना मुकाबला नहीं हुआ, शायद वो सब कॉन्टिनेंट में इतने अच्छा नहीं खेल पाए टर्निंग ट्रैक पे या पेसर्स के ऊपर भी। लेकिन श्रीलंकन बैटिंग देखे बहुत टेक्निकल साउंड थे, बॉलिंग में भी स्पिनर्स बहुत अच्छे थे, हालांकि स्पिन की पिच नहीं थी और बहुत स्लो खेले। हैरत हुई मुझे, फ़खर जमान पे थोड़ी सी हैरत हुई है कि वो इतना स्लो खेलते नहीं है। उन्होंने 35 बॉल डॉट खेली हैं, 32 बॉल डॉट खेली हैं बाबर आजम ने, और ये तरीका, पिच अच्छी थी, शायद ये अपने पुराने उसमें थे कि पिचेज अच्छी नहीं होंगी, बहुत अच्छी थी। लेकिन सलमान अली आगा के साथ मिलकर 138 रन की जो पार्टनरशिप थी उसने मैच को पूरा चेंज करके रख दिया। लास्ट 66 रन की पार्टनरशिप नवाज के साथ सलमान अली आगा की आउटस्टैंडिंग। वो ऐसे बैट्समैन कूल एंड काम होते हैं, वनडे एंड टेस्ट के आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं और उन्होंने एक दफा नहीं काफी मौकों पे साबित किया है कि वही। अच्छा, पता है क्या, हम अभी लिटरली राशिद भाई हम शो से पहले भी ये बात कर रहे थे कि वो टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर हैं, वनडे में भी वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। कल उन्होंने एक बेहतरीन सेंचुरी दागी जिसकी वजह से हम जीत गए मैच। लेकिन जिस फॉर्मेट के वो कप्तान हैं वहाँ पे हम ही सारे लोग उनकी यूटिलिटी पे सवालात उठाते रहते हैं, वहाँ हमें उनका रोल ही नजर नहीं आता। कपल्ड विद द फैक्ट राशिद भाई के शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो पीएसएल की कप्तानी की वजह से, और 3 ऑब्वियसली उन्होंने टाइटल्स जितवाए तो उनको बनाया गया कप्तान, लेकिन T20 का नहीं, ODI का। इट्स नॉट मेकिंग सेंस। देखिए, ये बात हम काफी वक्त से क्या कर रहे हैं कि शाहीन को अगर कप्तान बनाना था तो वो T20 के, सलमान अली आगा बेस्ट चॉइस थे हमारे। खैर अभी बने हुए हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी PCB की, लेकिन सलमान अली आगा मेरे ख्याल से बेहतरीन चॉइस होते। वो T20 में आ जाते शाहीन। अब वेट करते हैं कि टीम अनाउंस होगी नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, उसमें कौन होता है। लेकिन एक चीज़ अहम यह है कि हमारी बैटिंग लाइनअप में थोड़ा बहुत टॉप ऑर्डर के लिए गुंजाइश है, यहाँ पे हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। अभी श्रीलंका से होम खेल रहे हैं, जब हम ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से बाहर जाके खेलेंगे उसमें तो और इश्यूज आएंगे। लेकिन वेल्डन दोनों टीम ने बहुत से परफॉर्म किया, स्पेशली दे बोथ ऑफ देम पुट अप अ ग्रेट फाइट। अच्छा, स्पेशली हारिस का नाम इसलिए ले रहा हूं कि मैं आपके फेवरेट हैं इसलिए ले रहे हैं। कम ऑन, नहीं कल बड़ी उन्होंने अच्छी तो ली है, लेकिन राशिद भाई को पसंद भी है ना। ठीक है भाई, कोई बुराई तो नहीं है किसी को पसंद करना, लेकिन ही परफॉर्म्ड आल्सो। भट्टी साहब ये बताएं, सलमान अली आगा की सेंचुरी एंड अभी पिछले भी कुछ जो उन्होंने परफॉर्मेंस की है, अब वो कप्तानी का प्रेशर हट गया है तो परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, ऐसी भी चीजें मैटर करती हैं?
मेरे ख्याल में कप्तानी से ज्यादा वो इस फॉर्मेट में ज्यादा सूट करते हैं, क्योंकि T20 में जब वो आते हैं तो एक तो ओवर्स कम रह जाते हैं और वो इतने मारधाड़ वाले प्लेयर हैं नहीं। सलमान अली आगा पहले सेट होते हैं और उसके बाद आप देखें स्ट्रोक खेलने लगते हैं। लेकिन हमारे वो प्लेयर्स अब्दुल्ला और हुमा जिन पर हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया पिछले दिनों, जिनमें सलमान अली आगा थे, हुसैन तलब थे और अब हारिस रऊफ, अब वो सब परफॉर्म कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज है कि प्लेयर्स खुद नहीं बोल रहे, उनकी परफॉर्मेंस बोल रही है। हारिस रऊफ ने कल जो स्पेल किया, हालांकि जो पाकिस्तान के जो दो फ्रंट लाइन बॉलर थे नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी, पहले 10 ओवर्स में उन्होंने 18 वाइड बॉल्स दिए, इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा ओवर उन्होंने करवाए। लेकिन जब हारिस रऊफ आए, हारिस रऊफ ने आप देखें ओवरऑल तो 4 विकेट नहीं, लेकिन जो 3 उनके ऊपर के फ्रंट लाइन बैटर्स को आउट किया, वहां से श्रीलंका की टीम अंडर प्रेशर आई। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हुसैन तलब, उनके बारे में भी बहुत सारे लोग कहते रहे कि शायद वो टीम में फिट नहीं हो पा रहे। कल भी शायद ये बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी कल ही परफॉर्मेंस से साबित कर दिया कि ही इज देयर। परफॉर्मेंस जी हाँ, तो मेरे ख्याल अच्छी चीज है। लेकिन जो कंसर्न है वो हमारे जो टॉप 4 बैट्समैन हैं, जिनमें साइम अयूब है, फखर जमान है, बाबर आजम है। अच्छा, साइम को अभी आप शामिल कर रहे हैं? साइम ने he didn't perform yesterday but he has been performing sort of consistently, राशिद भाई। और बॉलिंग तो करते ही हैं, लेकिन बैटिंग में भी अच्छा है। और अब हम आपको मौका दे रहे हैं हारिस की तारीफ करने का भी। और दूसरा साथ ये भी बता दें कि नसीम शाह के साथ भी जाना चाहिए इन द नेक्स्ट मैच, या फिर उनको रेस्ट करा के किसी और को रखें? जी राशिद भाई, देखिए साइम अयूब का ये कि ओडीआई क्रिकेट में इस वक्त पाकिस्तान का बेहतरीन बल्लेबाज है, टॉप ऑर्डर। उनके 14 मैचेस हैं, उनका स्ट्राइक रेट अबव 100 है, 50 से अबव इनका एवरेज है। कि वनडे और T20 को मिक्स ना करें। वो इस वक्त वो प्लेयर है जो कि तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान में खेल सकता है। हो सकता है नीचे वाले प्लेयर शायद तीनों फॉर्मेट में पूरा नहीं उतरते, वाहिद प्लेयर इस बैटिंग लाइनअप में लग रहा है, तो उसके पास बहुत टाइम है। अभी 14 से 15 उसके ओडीआई, 3 सेंचुरीज हैं, उनको हमें लंबा मौका देना पड़ेगा। और वो फ्यूचर की कैप्टन भी लगते हैं, आज नहीं 2-3 साल के बाद वो कैप्टन लगते हैं, उनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। बाकी हारिस ने देखें, हम लोग मैच हारते हैं मिडिल में हम लोग बहुत पहले बात की थी कि मिडिल ओवर में हम विकेट नहीं लेते, लेकिन जैसे भट्टी साहब ने कहा, वो आया हारिस, शुरू में ज्यादा रन दिए उन्होंने, लेकिन जब विकेट ली, कल उनको मूवमेंट मिली है। कल की पिच देखें, हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ डल एंड स्पिन पिचेस बनाई थी, लो बाउंस वाली, वो पर्पसली बनाई थी कि हम जीत जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे श्रीलंकन इस लो बाउंस या टर्निंग ट्रैक पे बहुत अच्छे हैं, तो हमने यहाँ थोड़ी घास रख के पेसर्स की पिच बनाई है कि उनको थोड़े कंफर्टेबल ना हो। तो वो तो फिर नसीम शाह को वो मूवमेंट क्यों नहीं मिल पाती? नसीम शाह नए बॉल पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है। अगर हम देखते हैं कि हमारा आउट करने का जो स्ट्राइक रेट है वो 52 है। अगर हम शुरू के 10 ओवर और लास्ट के 10 ओवर में पाकिस्तान को अब प्रॉब्लम हो रही है। पहले हमें मिडिल ओवर में 11 से 40 ओवर तक प्रॉब्लम ज्यादा होती थी। तो शुरू के ओवर में हो सकता है कि इनका जो एक्शन है ना, बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ है नसीम शाह का। ये वाइडर ऑफ द क्रीज जाते हैं और बॉल बाहर से बाहर चली जाती है, थोड़ी सेमी न्यू यानी पुरानी बॉल हो जाती है, उसको फिर आगे पिच करते हैं, विकेटों के अंदर करते हैं, जिस तरह उन्होंने बोल्ड किया था। तो पुरानी बॉल पे ज्यादा बेहतर है। तो नए बॉल पे हमें फहीम अशरफ को अगर देख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। उनकी कम स्पीड है, लेकिन उनकी लेंथ बहुत अच्छी है कि वो एक जगह पे बॉल कर सकते हैं। तो फिर विद द सेम टोकन भट्टी साहब, अगले मैच में, बिकॉज ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीत लिया और बड़ा ही ज़बरदस्त मैच था, लगता था कि 2 इक्वल्स का चल रहा है। अगले मैच में क्या चेंजेस देख रहे हैं, और या फिर चूंकि हम जीत गए हैं अब तो यही रहेगा सेटअप? देखें, जो एक कल खबर आई कि अबरार अहमद बीमार है, मोहम्मद वसीम जूनियर बीमार है, लेकिन उनकी बीमारी की नौयत नहीं बताई गई। मेरा ख्याल में अगर अबरार और मोहम्मद वसीम जूनियर जो थर्सडे को मैच है उसके लिए फिट हो जाते हैं तो इनको खिलाना चाहिए रोटेशन पॉलिसी के तहत। नसीम शाह को रेस्ट दे दें, चाहे हारिस को बिठा दें या एक बैट्समैन कम कर दें। वैसे बहुत ज्यादा टीम में तब्दीली की अब जरूरत है नहीं, लेकिन अगर चूंकि वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, होम सीरीज है, तो इसमें हमारे पास मौका है कि हम रोटेशन पॉलिसी पर जाएं। लेकिन जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं, जिस तरह हसरंगा ने कल बॉलिंग की,
उसके खिलाफ हमारे जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे वो अब्दुल्ला स्ट्रगल करते हुए हुमा नजर आए। लेकिन एक और चीज जो हमारे लिए कंसर्न है वो हमारी फील्डिंग है। आप देखें शुरू में एक सलमान अली आगा ने कैच ड्रॉप कर दिया, फखर जमान ने कैच ड्रॉप किया, एक हारिस के पास वो थोड़ा मुश्किल कैच था। तो हमारी फील्डिंग भी हमें देखनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ओवरऑल पाकिस्तान ने एक अच्छा शो किया। अच्छा शो किया और ज़ाहिर है वो मैच जीते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भट्टी साहब, थैंक यू सो मच भाई। और हम यहाँ पे कप्तानी की भी तारीफ करेंगे। शाहीन आफरीदी ने जिस तरह से जिस तरह बॉल मूव कर रहा था, जो कंडीशंस थी उनकी हिसाब से उसकी मुनासिबत से अपने बॉलर्स भी चेंज किए, चेंजेस किए और वो नजर आ रही थी। और फील्ड की भी जो सेटअप था उसमें भी उनका बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी। ही वाज वेरी मच देयर। मतलब तो वो नजर आ रहा था कि अ कैप्टन इज देयर एंड वो एक टेम्पो को भी अप रखा। हाँ, सिंक हुए में लड़के नजर आ रहे थे। दैट इज राइट। अभी हम क्या वेलकम बैक जी। 27वीं आईनी तरमीम की बात करेंगे आज, जिस पे हम पेशरफ्त होगी। सेनेट में 2/3 अक्सरियत से तो मंजूर हो गई है। हाँ जी बिल्कुल, ये बात हो चुकी है। और उसके बाद 27वीं तरमीम मंजूरी के लिए कल कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। हुकूमत के पास मतलूबा तादाद पूरी है और इसे किसी किस्म के सियासी जोड़ तोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपोजिशन जमातें जो हैं ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम को किसी सूरत कबूल करने को तैयार नहीं। और कल असेंबली में खासा शोर शराबा हुआ। कहा जा रहा है कि इस तरमीम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को हुआ है। आईनी अदालतों के क़याम समेत पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। अपोजिशन की तरफ से ये इल्ज़ाम लग रहा है कि अवाम से मुताल्लिका शिकों को एक तरफ रख दिया जाए। ये तरमीम शख्सियात स्पेसिफिक है, पर्सनैलिटी स्पेसिफिक है और शायद यही वजह रही है कि कल कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा बहस सदर मुमलिकत को अस्तस्ना देने पर हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि सदर कानून और आइन से बालातर नहीं हो सकते। दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबरा बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकू तरमीम को इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, अवाम नहीं मानते। क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या उसके पास इम्यूनिटी थी? क्या यहूद इजराइल वाला सदर वो कन्विक्ट नहीं हुआ? आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? ज़ाहिर से सदर मुमलिकत का ओहदा नहीं है जिसके लिए लाइफ टाइम इम्प्यूनिटी जो है वो अनाउंस की गई है, तय की गई है। इस तरमीम में और भी बहुत से ओहदों का जिक्र है और इस वक्त सदर और गवर्नर समेत बड़े आइनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं। अगर हम सिविलियन ओहदों की बात करें, इसलिए लोग कह रहे हैं कि जी इस तरमीम की ज़्यादा बेनिफिशरी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाज़िया मरी ने जोर देकर कहा कि सदर मुमलिकत को इस्तिस्ना देना जमहूरी निज़ाम के लिए ज़रूरी था। यह अनोखी चीज़ नहीं है, बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर हम दौरान सदारत की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लाइफ टाइम इम्प्यूनिटी की बात कर रहे हैं, अनलेस को वो और पब्लिक ऑफिस ना होल्ड कर लें। बाकी सारी दुनिया में कहा गया बहुत कुछ होता है तो वो दुनिया अलग है। हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं भी तो होती ना, या तो बिल्कुल इक्वली हम पैटर्न पे कंपैरिजन कर रहे होते। क्या कहना था साहिबा ने क्या कहा? खुदारा कुछ रिसर्च करके आया करें। देखिए ममालिक में प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है, बल्कि 2020 के भी रशिया के मैं कवानीन देख रही थी, उधर तो उनकी फैमिलीज को भी इम्यूनिटी है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इज अ रियलिटी इन दिस कंट्री एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एंड होना चाहिए। नैब का इदारा बना किस लिए, इस्तेमाल किस लिए हुआ, हम सब जानते हैं। इस नैब को आप लोगों ने तो जिस तरह इस्तेमाल किया वो आप भी जानते हैं। सो जब ये चीज़ें एक माहौल हो तो द प्रेसिडेंट का जो ओहदा है उसको ऑनर ही मिलना चाहिए। कम से कम उसको ये खतरा नहीं होना चाहिए कि भाई जो मैंने जिन चीज़ों पर दस्तखत किया या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स मेरे पास आए फॉर अप्रूवल और एंडोर्समेंट, उसके करने के बाद मुझ पर और मेरे खानदान पर इस तरह की तलवार लटक रही होगी। ये आपका मौक़िफ़ है, लेकिन रशिया इज नॉट रियली अ मॉडल टू फॉलो, इज इट? या हम उस तरफ जा रहे हैं, हमने तय कर लिया है कि हम, आई थिंक वो एग्जांपल के तौर पे बता रही थी। एनीवे, ऑपोजिशन की जानिब से तरमीम पर एक और एतराज़ ये किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और अदालत बिठाकर अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट को बेअसर कर दिया गया है। ये कहा जा रहा था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हुकूमत का मौक़िफ़ बताते हुए वजाहत की कि वफाकी आइनी अदालत का क़याम क्यों ज़रूरी था। उन्होंने अज़ खुद नोटिस के इख्तियार का तरीक़ेकार बदलने की वजूहात भी बताई। और वैसे इख्तलाफ करने का हक ऑब्वियसली हर किसी के पास है, मगर मानना पड़ेगा कि वज़ीर कानून की बातों में कुछ ना कुछ वज़न
था। हमारा जो जुडिशल एक्टिविज्म माजी में रहा है, मतलब हमारे चीफ जस्टिस साहिबान कभी डैम बना रहे हैं, कभी अस्पतालों में छापे मार रहे हैं, कभी किसी को घर भेज रहे हैं, कभी किसी को नाअहल कर रहे हैं, और ज़ाहिर है हम ख्याल बेंचेस और ये सारी हकीकतें हैं ना, वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का इन्हीं बातों की तरफ इशारा था। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कई दफ़ा ऐसे सेंसिटिव मामलात आए जो आगे भी आते रहेंगे कि जो क्वालिटी टाइम था अदालत का वो 5 या 6% आईनी मुकदमात अदालती टाइम अगर गिने तो 30 से 40% ले गए। लॉन्ग स्टैंडिंग एक इशू है जो कि 18वीं तरमीम में भी हल नहीं था हो सका। फाइनली सर ये कंसेंसस हुआ कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो कायम कर दी जाए। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के जो खदो खाल हैं वो बिल्कुल वही हैं जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय किया गया था। हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे ऑपोजिशन के दोस्त भी उसमें बैठते, ये एक उनकी आईनी जिम्मेदारी थी। अपोजिशन तो तनकीद करती है, मगर हैरानी की बात यह है कि जिन हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने तरमीम के हक़ में वोट दिया है वो भी समझती हैं कि अवामी इशूज़ को शामिल किया जाना चाहिए था। MQM का सबसे बड़ा मुतालबा बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने का था। वफाकी वज़ीर सेहत और MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए। ऐसा न होने से लोगों में रियासत मुखालिफ जज्बात पैदा हो सकते हैं। मैं इस ऐवान में खड़े होकर कह रहा हूं इंशाअल्लाह 28वीं तरमीम इस लोकल गवर्नमेंट की आर्टिकल 148 की तशरीह के हवाले से इसी ऐवान में इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आएगी। जनाब स्पीकर साहब, पाकिस्तान का ये निज़ाम, मौजूदा निज़ाम, इस निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। अब ये MQM की बात नहीं है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। अगर आपको इख्तियारात और वसाइल, अगर आप गुड गवर्नेंस की पॉलिसीज फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, अगर आप पाकिस्तान के लोगों के डोर स्टेप्स तक लेकर जाना चाहते हैं, आज उसका कोई व्हीकल मौजूद नहीं है। आप डोर स्टेप्स तक गुड गवर्नेंस लेके जा नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम मौजूद ही नहीं है। आप जब लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं देंगे तो लोग फिर डेफिनेटली रॉन्ग साइड्स जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब का यह कहना है कि जब निचली सतह तक इख्तियारात नहीं मुंतकिल होंगे तो लोग मुतनफ़र होते हैं। ये उनकी राय है, लेकिन ये तो हुकूमत में है, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, तो क्या इनकी राय का एहतराम 28वीं तरमीम, जिसकी ऑलरेडी राना सनाउल्लाह बता चुके हैं कि तैयारी हो रही है, उसमें किया जाएगा? अब्दुल्ला, एक सवाल तो सोशल मीडिया से भी हम उठाते हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चंस बड़े आ रहे हैं, कुछ का भी हम जवाब लेंगे, लेकिन एक ये भी बात हो रही है कि अवाम के लिए इसमें क्या था, तो लिहाजा ये सारी तगोदो, ये सारी डिबेट्स, ये अवाम को इसमें क्या मिल रहा है, इसी पे बात करते हैं। शहरी रहमान साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शहरी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। शहरी साहिबा, सबसे पहले तो ये जो एक क्वेश्चन आ रहा है उसी की आपसे क्लैरिटी चाहेंगे, ख़ासतौर पे सदर मुमलकत को जो अस्तस्ना दिया गया है, इस हवाले से जब लोग कहते हैं, अवाम कहती है, ये एक सेंस है कि ये बड़ा पीपल स्पेसिफिक ये सारी शिकें जो हैं ये हुई हैं पास, आप इसको किस तरह जवाब देंगी? Is it personality specific? Why should anybody be above accountability? हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। As soon as we connect again with शहरी रहमान साहिबा, तो हम certainly ये बात करेंगे। और अब्दुल्ला, वो अकाउंटेबिलिटी वाली बात आ जाती है, फिर अवाम सवाल पूछते हैं ना, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम ये पूरा ही देख लें, सवाल वहीं आ जाता है कि हाउ इज इट मेकिंग लाइव्स ईजियर फॉर अवाम, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एट द सेम टाइम सदर मुमलिकत या कोई भी और ओहदा हो, क्योंकि ओहदे तो काफ़ी कोई भी और ओहदा हो, ये तमाम ओहदे या कोई भी ओहदा फॉर दैट मैटर, कोई भी ओहदा अकाउंटेबिलिटी से मुबर्रा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आइडियली, उसूली, किसी भी आप पैमाने पर इसे तोल लें, इसे नाप लें, नहीं होना चाहिए। एज अ पब्लिक लीडर अगर कोई उस पोजीशन में हो, उसको तो खुद अपने आप को अकाउंटेबल करना चाहिए। मतलब असूलन तो वी नीड ऑल दोज लीडर्स ना, कहेंगे और इसमें तो पहले वजीर आजम की भी बात हो रही थी। जी जी बिल्कुल। शहरी साहिबा, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, गुड मॉर्निंग शहरी साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सवाल आप दोबारा दोहरा देते हैं। एक जो बहुत बड़ा कंसर्न है, अवाम का भी है, ऑपोजिशन ने भी पूछा, सदर मुमलिकत को अस्तस्ना देना, और भी ऑब्वियसली कुछ हैं इसमें ओहदे हैं, ये शख्सियात स्पेसिफिक बातें क्यों हो रही हैं, एंड व्हाई शुड एनीबडी बी अबव अकाउंटेबिलिटी? जी, आपका बहुत अहम और मैं समझती हूँ मौजूद सवाल है। इसमें सदर के हवाले से तो इशू ये है कि इनको वही इस्तिस्ना सिर्फ है जब वो पब्लिक ऑफिस में
नहीं होंगे, मतलब जब पब्लिक ऑफिस में होंगे तो अगर इस मसलन ये इसमें समझाई नहीं गई ये बात, मसलन इस टर्म के बाद अगर वो कोई दूसरा पब्लिक ऑफिस और वो मैंने एक इलेक्शन लड़ना चाहे तो कोई भी पब्लिक ऑफिस शेरी साहबा आपकी आवाज नहीं आ रही हमें, सो लेट अस कनेक्ट विद यू अगेन। जी बिल्कुल, आवाज़ ख़त्म हो गई थी इसलिए हम दोबारा से ज़रा डायल करते हैं। उन्होंने शुरू ही किया था ये एक्सप्लेन करना, वील गेट टू इट। दो चार और चीज़ें भी हैं और फिर एग्जांपल्स जो दिए जा रहे हैं बाकी पूरी दुनिया के, और अगेन हम इसको रिपीट करेंगे कि हमारा या तो हमारी बिल्कुल सेटअप वही हो ना जो बाकी दुनिया के चल रहे हैं। वी हैव आवर ओन सेट ऑफ चैलेंजेस। व्हाट शुड वी डू? आई वांट टू टेक अ ब्रेक बिकॉज़ हमारे भी कान में कुछ गड़बड़ हो गई है और तो हम यहाँ ब्रेक ले लें। अच्छा भाई, ठंड आ गई है और कराची में भी अब खुनकी महसूस होती है, रात को भी सुबह को भी। एक सेकंड, अभी हम इस्लामाबाद से होके आए हैं, अब हम ये नहीं कह सकते ठंड आ गई है क्योंकि ठंड उस लेवल की बिल्कुल नहीं है। बाकी मुल्क में तो आ गई है लेकिन कराची में भी मौसम तब्दील, पंखे बंद हो गए। I still have my AC on. I don't. अच्छा, मैं जरा शहर से बाहर भी रहता हूँ ना। आपके यहाँ, आप कराची में नहीं रहते हैं, you are not in Karachi. हम कराची में हैं, तो अभी हमारे पंखे चल रहे हैं। But yes, you are. I'll give it to you. Yes, हवा थोड़ी सी जो है वो क्रिस्पी सी हो गई है। सो वरना लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत तो आपको पता है पंजाब के बेशतर शहरों में तो सर्दियाँ आ चुकी हैं, ठीक ठाक सर्दी है। और यहाँ वो क्या दस्तक वाली आपने बात जो करनी थी, यहाँ दस्तक दे रही है, यहाँ दस्तक दे रही है और बच्चों के लिए भी ठंड आ गई है क्योंकि सुबह जब बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल तो उस वक्त खुनकी का एलिमेंट होता है, इसलिए आपको बच्चों को कुछ गर्मी वाले कपड़े में बच्चे नहीं जा सकते स्कूल, छोटे बच्चे। मोटर बाइक वगैरह पे अगर आप सुबह के वक्त ट्रैवल कर रहे हो तो यस, आई विल गिव इट टू यू। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम एक तो कराची में डेंगू हमने आपको बताया था, बेतहाशा लोग मुतासर हो रहे हैं, फिर शहर में इन्फ्लुएंजा वायरस का तो मैं कहता हूँ कौन है जो बचा हुआ है इससे, और फिर वो चिपक जाती है और वो बार बार हो रही है। हाँ, मतलब ये गला खराब होना, ये खांसी, और फिर ये लगता है कि ये रहेगी आपके साथ, कुछ भी कर लो इट गोज ऑन विद यू, और आपके इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में किसी ना किसी को तो हुआ ही हुआ है। तो दिन के वक्त जरा ओके मौसम, दिन के वक्त हाँ तेज धूप निकलती है, यू कैन टेल दैट इट्स नवंबर, लेकिन अदरवाइज मौसम तब्दील हो गया है। और इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात मौजूद हैं। अंजुम साहब बताइएगा, हुमा के यहाँ अभी ज़रा नहीं हुआ मौसम तब्दील, लेकिन हमारे यहाँ तो पंखे शंखे भी बंद हो गए। हम दोनों पेरेंटली कराची में ही रहते हैं। सो बताइएगा आपकी रीडिंग्स क्या बता रही हैं? नवंबर जिस तरह का होता है वैसा है, उससे गर्म है, उससे ठंडा है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, हुमा तो सिटी में रहती हैं और अब्दुल्ला आप तो आउटस्कर्ट्स में हैं, तो आउटस्कर्ट्स में ऑफ कोर्स जो है वो ओपन एरिया है तो थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, लेकिन अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल के आसपास रह रहा है। सम टाइम 1 डिग्री नॉर्मल से एवरेज से कम होता है, जैसे कराची का आजकल या नवंबर का जो मिनिमम का एवरेज है वो 17.7 है, तो आज हमने 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। और इसी तरह जब मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो तकरीबन 1 से 2 डिग्री एवरेज से कम चल रहा है। और ऑफ कोर्स ट्रांजिशन है, नवंबर कराची के लिए ऐसे ही होता है, और सुबह के औकात में आपको थोड़ी बहुत खुनकी फील होती है, फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो उसके साथ साथ गर्मी का उनसर भी थोड़ा सा फील होना शुरू हो जाता है। जब 12-1 बजे जो है वो ऐसा, अगर सुबह आप कोई गर्म कपड़ा पहनते हैं तो ऑफ कोर्स जो मोटरसाइकिल वाले हैं जब वो सुबह के औकात में घर से निकलते हैं तो दे नीड समथिंग टू वेयर फॉर दिस। तो अंजुम साहब जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे हमें यही लग रहा है कि ऑलमोस्ट जैसे होता है नवंबर, मतलब वैसा ही है, वैसा ही चल रहा है, थोड़ा सा 1 डिग्री इधर ऊपर नीचे वाली बात है, बट नो मेजर चेंज अदरवाइज। जी बिल्कुल ऐसे ही। बारिश का कोई सीन है सर? बारिश की सर्दी में भी जाहिर जरूरत होती है, कुछ थोड़ी पड़ जाए तो खुश्क सर्दी का खात्मा हो जाता है। और पिछले कुछ सालों में हमने कराची के हवाले से अजीबोगरीब नवंबर रेन देखी है, कोई एक दिन बारिश हो जाती होती है, तो कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, अगर बारिश की बात करें ना तो फिल वक्त नवंबर दिसंबर में तो पूरे कंट्री में कोई खतर खा बारिश नज़र नहीं आ रही है। अगर हम बात करते हैं कि कोयटा में बारिश हो जाती है जिसका कुछ इम्पैक्ट कराची पे आ जाता है, थोड़ी सर्दी बढ़ जाती है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं तो ईरान में पिछले 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स हो गए हैं कि उनके पास जो है वो ड्राउट चल रहा है, स्पेशली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के दौरान, सर्दियों के दौरान बारिशें कम हो रही हैं। और हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है कि हमारी विंटर रेन नहीं होती और हमारी कीनू की फसल और बहुत सारी फसलें उससे मुतासर होती हैं।
जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा जो कोयटा का रीजन है या बलूचिस्तान का रीजन है, यहाँ पे भी हमने ड्राउट का जो है वो अलर्ट दिया हुआ है कि बारिशें ना होने के बराबर हैं। तो अभी तो यही लग रहा है कि नवंबर जो हमारे रेनी बेल्ट्स हैं वहाँ पर भी नवंबर दिसंबर खुश्क ही जाएगा। अच्छा, शुड वी एक्सपेक्ट एन एक्सटेंडेड विंटर दिस टाइम अराउंड? मतलब अगर मौसम अभी से ज़रा सर्दी की तरफ ज़ाहिर नेचुरली जाना ही है नवंबर एंड ऑनवर्ड्स, सो ये सर्दियाँ तवील होंगी या मुख्तसर होंगी या एक्सट्रीम होंगी या नहीं होंगी? देखिए, एक्सट्रीम इवेंट्स तो आप नहीं कह सकते, ताहम इस बात की तवक्को है कि जनवरी के एंड या फेब में हमें कुछ अच्छी बारिशें भी नज़र आना शुरू हो गई हैं। तो अगर फेब में बारिशें अच्छी होती हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है कि फिर नॉर्दर्न पार्ट्स में स्पेशली जो मुल्क हैं वहाँ पर सर्दी थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो सकती है। अच्छा, अदरवाइज आपको अंजुम साहब यही नज़र आ रहा है कि चलें कराची की तो हमने बात कर ली, बट द रेस्ट ऑफ द कंट्री जहाँ सर्दी आ गई है वहाँ ये नॉर्मल सर्दी है, मतलब हर साल यही टेम्परेचर्स होते हैं, कोई चेंज नहीं है? जी बिल्कुल। जो मॉडल्स की प्रेडिक्शंस हैं उनके हिसाब से तो जो हमारे टेम्परेचर्स हैं वो एज सच अबव नॉर्मल रहने वाले हैं। कोई ख़ास सर्दी नज़र नहीं आएगी आपको। ऑल्दो कि अभी हम नवंबर की आज 12 तारीख में आ गए हैं, इस दौरान जो है वो मुल्क के जो बालाई इलाके हैं या अपर पंजाब है उसमें सर्दी की शिद्दत थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हम इस साल अभी तक हमें वो सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है कि जिसे हम कहें कि वाकई बाकायदा तौर पर सर्दी आ गई है। अच्छा, क्योंकि कोयटा अभी भी ऐसा है कि माइनस में चला जाएगा आज टेम्परेचर, -1 की एक्सपेक्टेशन है। जी, कोयटा में -1 हो गया है और ये नॉर्मली इन दिनों में जब खुश्क सर्दी होती है स्पेशली तो ये -3-4 तक जाता है। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर कराची पे भी तो आता है क्योंकि वहाँ की हवाएं तो फिर इधर पहुँच जाती हैं। जी बिल्कुल, जब ये -3-4 पे जाता है तो कराची भी 15 के आसपास आ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो सो फार सो गुड, इसी तरह ही चल रहा है। सर्दी के कपड़े निकाल लें, वैसे आप कहीं भी हैं, कराची में भी हैं तो निकाल लें। We are still concerned about what happened in Islamabad yesterday और उससे पहले कैडेट कॉलेज वाना एज वेल। और ये जो नई वेव, अगर हम इसको वेव ही कहें तो ये कहाँ जाएगी और रुकेगी कैसे, एंड वेदर डिप्लोमेसी इज एक्चुअली वर्किंग आउट। और इस तरह के बयानात दिए जा रहे थे ना अफगान तालिबान रजीम की तरफ से, उनके अहदेदारों की तरफ से, उनकी परेडों में ऐसे बयानात दिए जा रहे थे कि वो इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। इस पर हम बात कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सफारतकार हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज चौधरी साहब, पहले तो ये अफगान तालिबान वाली बात इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हमने मुज़ाकरात करके देख लिया, अब भी दोस्त ममालिक के कहने पर मज़ीद बातचीत के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वहाँ से वो नीयत ही नज़र नहीं आ रही। वाना वाला अटैक अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल लग रहा है कि दे आर एक ऑल आउट, उन्होंने अब ओपन वॉर कर दिया। डिप्लोमेसी में हम मज़ीद क्या कर सकते हैं? इज़ देयर एनीथिंग लेफ्ट दैट कुड बी डन? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तालिबान इस वक्त बहुत नासमझी का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में तो वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने मुल्क में रहने वाले जितने अफ़गानिस्तान के लोग हैं उनका भी, पाकिस्तान का भी नुकसान कर रहे हैं। तो कोई दानिश वाली चीज़ नहीं है जो उनका रवैया है। ताहम पाकिस्तान को के पास जो है ऑप्शंस हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। पाकिस्तान को डिप्लोमेसी तो खैर नहीं छोड़नी चाहिए। एक तो वो तुर्की है, हमारे कतर हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और भी जो ममालिक हैं हमें उनकी तरफ भी काफ़ी, मेरे ख्याल में उनको जाके ब्रीफ करना चाहिए। इस वक्त बड़ी एक्टिव किस्म की डिप्लोमेसी हमें चाहिए। हम उनको ये बताएं जाके किसी तरीके से कि जनाब ये हो रहा है, यहाँ पे तालिबान ये काम कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर वो वाला दबाव भी उनके ऊपर आए। और आपको पता है कि मॉस्को फॉर्मेट था जिसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान ने बेजक ज़बान होकर उनको कहा था कि ये दहशतगर्दी जो है हमें कबूल नहीं है कि जो आपकी सरजमीन से आ रही है। यही बात मेरे ख्याल में बाकी सारे जो ममालिक हैं, सेंट्रल एशियंस भी हैं, सबसे की तरफ से अगर बार बार कही जाएगी तो तालिबान के ऊपर दबाव आएगा। दूसरा ये है कि हमें अपने जो बाकी उनके साथ जो हमारे रवाबित हैं वो भी ख़त्म नहीं करने चाहिए, वो करते रहने चाहिए। जितने हमारे जो मजहबी उलमा हैं या हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी उनके साथ राब्ता रखें। तीसरी बड़ी बात ये है कि जो आपके जो अर्स्टवाइल ट्राइबल एरियाज़ थे जो आप KPK का हिस्सा हैं, उनको ऑन बोर्ड करना बड़ा ज़रूरी है। वो हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि अगर वो जगह ना मिले उनको वहाँ पे तो TTP जो है वो
उसको वो बिल्कुल नहीं कर सकती पाकिस्तान के खिलाफ कुछ। तो गोया मैं कहना का मकसद मेरा ये है कि भाई जितने आपके पास इस वक्त लीवर्स हैं इस्तेमाल करने, और आखिरी लीवर ये है कि ये जो उनको हमने तजारत और ट्रांजिट ट्रेड और हमारी बंदरगाह का इस्तेमाल, हमारी यूनिवर्सिटियों का, हमारे अस्पतालों का, ये सब भी आप उनको बताना चाहिए कि जनाब ये सब अब खतरे में पड़ गया है। और आपकी आप उन लोगों में शामिल रहे हैं कि भारत ने ट्रंप के दबाव में आकर सीज़ फायर तो कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें होशियार रहना है। अब नई दिल्ली में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, हम तो ज़ाहिर है उस पर अफसोस भी कर रहे हैं, मजम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। तो आपको लगता है कि भारत दोबारा कोई मिस एडवेंचर करने की जरूरत करेगा? देखिए, मैं ये अर्ज की थी कि उनको बहुत बड़ा धचका लगा है, उनकी साख को धचका लगा है बीजेपी की, और मई में जो शिकस्त हुई है उसकी एक किस्म की उससे एम्बेरसमेंट है, उसका बदला भी वो लेना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ अभी तो उनके तैयारों के इंजन आ रहे हैं, अभी तो उनकी तैयारी भी शायद इतनी नहीं है कि वो पूरा हमला कर सके। वो एक अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, पहाड़ों की तरफ भी कर रहे हैं और अगर जनूब में पानियों की तरफ भी कर रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अभी इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान पे हमला करे। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी उनके लिए सूटेबल नहीं है। अब कोई उनकी सुनेगा नहीं। ठीक है, ये लाल किले वाले वाक़े को अभी तक तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो कोई उनको अभी तो कोई ऐसे नहीं मिली है कि ये कोई दहशतगर्द हमला भी है। लेकिन बहरहाल कोई मैं उनसे बईद नहीं है, वो तो उसको कुछ भी कहानियाँ तराश सकते हैं जिस तरह आपने कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को चौकन्ना तो रहना होगा, लेकिन अभी फौरी तौर पर शायद हमला ना होता हो, लेकिन ये अल्टीमेटली उन्होंने 3 से 4 महीने तक इन्होंने कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि वो अपनी जो उनको जिल्लत हुई है उसका बदला लेने के लिए। इसलिए हमें उसको होशियार तो रहना होगा और साथ ही साथ अपनी डिप्लोमेसी को जो हमने बड़े अच्छे तरीके से की थी, मेरा ख्याल है उसको भी लो गियर में नहीं डालना चाहिए। दुनिया को बताते रहना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान का ग्राफ ऐसा अच्छा है कि सारी दुनिया की ताकतों के साथ उसके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। इस वक्त हमारी आवाज़ में भी वजन है, तो हमें वो चीज़ हमें अपनी डिप्लोमेसी जो कर रहे हैं हम ऑलरेडी अच्छी ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं रुकना नहीं चाहिए। There's no room for us on it as well. बहुत शुक्रिया आज़ाद चौधरी साहब। That is it. We're going to see you live 9 AM tomorrow, inshallah. Be there.